मैटर नेचर में इलेक्ट्रिकल होता है। क्यों? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम के इंटायर वेट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसा क्यों? एटम को अगर एज ए होल देखें तो वो न्यूट्रल होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एंड अरेंजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए दो रूल्स फॉलो करने होते हैं। वो दो रूल्स कौन से होते हैं? एलिमेंट्स वेरियस टाइप्स के होते हैं। इन वेरियस टाइप्स के एलिमेंट्स के अमोंग जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस का रीजन क्या है? एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का मास उसके चार्ज के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रोल प्ले करते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एटम के 10 फंडामेंटल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एटम फर्स्ट फंडामेंटल फैक्ट, मैटर नेचर में इलेक्ट्रिकल होता है। क्यों? जितने भी टाइप के मैटर होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्रिक्स होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ मैटर के। अब इन डिफरेंट एटम्स में से अगर हम एक एटम को कंसीडर करें तो हम देखते हैं कि जो एटम होता है वो कंसिस्ट करता है सेंट्रल न्यूक्लियस को। सेंट्रल न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट पाथ्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इन डिफरेंट पाथ और ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी कि पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज स्मॉल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करता है ये एटम, जो कि बिल्डिंग ब्रिक होता है ऑल टाइप्स ऑफ मैटर का। यानी कि मैटर के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं इन एटम्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर नेचर में इलेक्ट्रिकल होता है। एटम सेकंड फंडामेंटल फैक्ट, हम जानते हैं कि एटम के अंदर तीन टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर भी एटम के इंटायर वेट के लिए सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंसीडर किया जाता है। ऐसा क्यों? एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर कंसिस्ट करते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है प्रोटॉन के मास के, लेकिन इन पे कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पार्टिकल्स की वजह से। एटम के इंटायर वेट को कंसीडर करने के लिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम किया जाता है, जिसे हम एटम का एटॉमिक वेट करते हैं। इस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स का जो वेट होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। इसलिए एटम के इंटायर वेट को कंसीडर करते समय सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कंसीडर किया जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि एटम का जो एटॉमिक वेट यानी कि इंटायर वेट होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। एटम थर्ड फंडामेंटल फैक्ट, एटम को अगर एज ए होल देखें तो वो न्यूट्रल होता है। क्यों? एटम का जो आउटर पार्ट होता है जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियस कहते हैं एटम का, उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियस में कंटेन होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल मास होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल लेकिन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा
ऑर्डिनरी कंडीशन में एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी कंडीशन में एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। अब क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, इसलिए एटम के एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए या तो हम एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंसीडर करेंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। एटम फोर्थ फंडामेंटल फैक्ट। एटम के किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एंड अरेंजमेंट को डिटरमाइन किया जाता है दो रूल्स की वजह से। वो दो रूल्स कौन से होते हैं? एटम के किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये कैलकुलेट किया जाता है 2n² रूल से, जहां पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट कंटेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को। वहीं अगर n की वैल्यू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट है जो कंटेन करेगा 8 इलेक्ट्रॉन्स को। वहीं अगर n की वैल्यू 3 है तो थर्ड ऑर्बिट है जो कंटेन करेगा 18 इलेक्ट्रॉन्स को। वहीं जो सेकेंड रूल है वो कहता है कि जो एटम का लास्ट ऑर्बिट होता है उस लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। ये ऑर्बिट्स होते हैं, इन्हें हम एनर्जी सेल भी कहते हैं। फर्स्ट एनर्जी सेल, सेकेंड एनर्जी सेल, थर्ड एनर्जी सेल एंड फोर्थ एनर्जी सेल। एटम फिफ्थ फंडामेंटल फैक्ट। वेरियस टाइप्स के एलिमेंट्स के अमोंग जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का रीजन क्या है? जितने भी एटम्स होते हैं वो एटम्स बनते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल से। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अराउंड डिफरेंट पाथ और ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वेरियस टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के अमोंग जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का रीजन होता है इन एटम्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स का डिफरेंट नंबर एंड arrangement. For example, कॉपर एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर एंड अरेंजमेंट कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर एंड अरेंजमेंट से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से कॉपर एटम का स्ट्रक्चर कार्बन एटम के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटम स्ट्रक्चर की वजह से इन दोनों एलिमेंट्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एटम सिक्स फंडामेंटल फैक्ट। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट पता हो तो हम उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर इजीली बिल्ड अप कर सकते हैं। हालांकि एटम का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से न्यूक्लियस की एक सिंप्लीफाइड पिक्चर सफिशिएंट है एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्ड अप करने के लिए। अगर हम कॉपर एटम का केस देखें तो कॉपर एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 64, एटॉमिक नंबर होता है 29। इस एटॉमिक नंबर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एटम के एटॉमिक वेट से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं या फिर एटॉमिक नंबर भी ले सकते हैं। कॉपर एटम के ये जो 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स में अरेंज किए जाते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है।
डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का ये अरेंजमेंट किया जाता है 2n स्क्वायर रूल से, जहां पर n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं। एटम सेवेंथ फंडामेंटल फैक्ट, इलेक्ट्रॉन का मास उसके चार्ज के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होता है। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसका मास नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.0 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है वो होती है 1.9 इंटू 10⁻15 मीटर। इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है चार्ज अपॉन मास का, वो रेशियो होता है 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम्स पर केजी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास उसके चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि ये वेरी मोबाइल इन नेचर होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ग्रेटली इन्फ्लुएंस हो जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। एटम एट्थ फंडामेंटल फैक्ट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन जो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोसेस करता है टू टाइप्स ऑफ एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होती है, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो न्यूक्लियस के चार्ज की वजह से होती है। इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज करती है। जैसे सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा होती है, ठीक उसी तरह थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा होती है। यहाँ पे ये क्लियर है कि जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी इनर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ये जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मटेरियल की फिजिकल, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एटम नाइन फंडामेंटल फैक्ट, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि एटम के सबसे लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मटेरियल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं। ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करते हैं वेदर और नॉट मटेरियल जो है वो केमिकली एक्टिव है, मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है या फिर सॉलिड है। ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी डिटरमाइन करते हैं। एज ए रफ रूल देखें तो मटेरियल के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को डिटरमाइन किया जा सकता है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से। जैसे अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में लेस देन 4 हैं, 4 यानी कि मैक्सिमम 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का आधा, तो मटेरियल जो होता है यूजली मेटल एंड कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल्स सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। सोडियम में 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड एल्युमिनियम में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में मोर देन 4 है तो मटेरियल जो होता है वो यूजली
नॉन मेटल एंड इंसुलेटर होता है। एग्जाम्पल्स के लिए नाइट्रोजन, सल्फर एंड नियोन। नाइट्रोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, सल्फर में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं एंड नियोन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। इसी तरह अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में एग्जैक्टली 4 हैं, यानी कि मैक्सिमम 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का 1/2, तो मटेरियल जो होता है उसमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। इस केस में जो मटेरियल होता है उसे हम यूजली सेमीकंडक्टर कहते हैं। एग्जांपल्स कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एटम 10th फंडामेंटल फैक्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रोल प्ले करते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस की बात करें, पर्टिकुलरली मेटल्स के केस में, तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये एटम के न्यूक्लियस से वेरी लूजली अटैच होते हैं। यही रीजन होता है कि ये मटेरियल के विद इन रैंडमली मूव कर सकते हैं और इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी कि एटम के न्यूक्लियस से वेरी लूजली अटैच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मटेरियल के विद इन रैंडमली मूव कर सकते हैं, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस से वेरी लूजली अटैच होते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव और डिटैच किया जा सकता है। कैसे? स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी को अप्लाई करके। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर मटेरियल को डिफाइन किया जा सकता है एज ए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जिसमें ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर प्रैक्टिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेटर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में इंसुलेटर में करंट कंडक्ट नहीं करती है। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जिसमें रूम टेम्परेचर पर वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से जब हम सेमीकंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में सेमीकंडक्टर के अंदर प्रैक्टिकली करंट कंडक्ट नहीं करती है। इस केस में सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग, तो उस केस में सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। उस केस में जब हम इंक्रीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले सेमीकंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में इंक्रीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाले सेमीकंडक्टर में करंट कंडक्ट करती है। उस केस में सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। यानी कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों टाइप्स के मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये थे 10 फंडामेंटल फैक्ट्स एटम टॉपिक से रिलेटेड। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।